नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता हमेशा से सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्र प्रथम के उद्देश्यों से प्रेरित रही है। बजट की बात की जाए तो इसमें भी इन विचारों को प्राथमिकता देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। फिर चाहे उनके मुख्यमंत्रित्व काल की बात हो या फिर प्रधानमंत्रित्व काल की। नरेंद्र मोदी ने बजट प्रक्रिया के सुधारों और उनके दृष्टिकोण पर हमेशा से गहन विचार विमर्श किया है ताकि जनहितैषी और जन कल्याणकारी बजट का निर्माण किया जा सके। तपन रे नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल को याद करते हुए बताते हैं कि वह हमेशा जनता की भलाई पर जोर देते थे। वो डिटेल में जाके कैसे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो उसमें काफी इंटरेस्ट लेते थे। और जब प्लानिंग कमीशन के साथ मीटिंग में जाते थे, उसकी मीटिंग होती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होती थी, तो जो स्पीच बनाने का काम, ड्राफ्टिंग का काम मेरा होता था, बट वो फाइनल उसका टच देना सीएम साहब का, अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, वो देखते थे सब। नरेंद्र मोदी ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया में हमेशा जनता की भलाई को प्राथमिकता दी है, विशेषकर गरीबों के कल्याण पर। उनकी दृष्टि यही रही है कि बजट सिर्फ आर्थिक विश्लेषकों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी समझ में आने वाला होना चाहिए। For him, a budget is not a budget for the pink papers, Economic Times or Financial Express or Business Times. For him, a budget is for the people of India. But the problem is the people of India don't understand the budget. He wanted the budget to be communicated to the people of India. So we were actually asked to sit and work on preparing a letter from the PM, budget for the farmers, budget for the women, budget for the youth, budget for the small industries, budget for MSMEs, budget for senior citizens. So around 8 or 9 categories we took, dissected the budget, distilled it into something simple. It was 10-15 days of back-breaking work because it's never been done before. नरेंद्र मोदी ने आर्थिक समाचार पत्रों के बजाय आम नागरिकों के लिए बजट को अधिक समझने योग्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बजट तैयार करने और इसे सरल भाषा में प्रस्तुत करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बजट जब निकला तो उन्होंने ये कहा कि आप बजट में कुछ तो आप अनाउंसमेंट्स कर देते हैं। जब ये बजट आता है उसके स्टेक होल्डर्स कौन है? क्या हम उन स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि बजट में ये है? क्या उन स्टेक होल्डर्स से हम ये चर्चा करते हैं कि उनका क्या मत है कि इस पॉलिसी में, इस प्रोजेक्ट में, इस रेगुलेशन में क्या होना चाहिए? और अगर वो फीडबैक देते हैं तो क्या उस फीडबैक को हम सम्मिलित करते हैं, नहीं करते? और उससे ये हुआ कि बजट के बाद भी उसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है उस पॉलिसी को। एक तो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है और दूसरा उनसे जो विचार आते हैं उन विचारों को लेके जो बजट के एक्शनेबल पॉइंट्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर जो करने होते हैं उसमें वो इनपुट जाता है। और इसको इंडस्ट्री में लोगों ने भी सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्तीय वर्ष को लेकर भी अपनी दूरदृष्टि दिखाई, विशेषकर कोरोना संकट के दौरान जब उन्होंने जल्दी से संसद सत्र को समाप्त करने और वित्त विधेयक को पास करने की आवश्यकता महसूस की। उनका यह निर्णय कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण था और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। 2020 में जब पार्लियामेंट सेशन, बजट सेशन चल रहा था, तब कोरोना दुनिया में अभी शुरू हुआ था, भारत में भी एंट्री हुआ था 18-19 मार्च। तो उन्होंने मुझे बोला, प्रहलाद जी आपको सेशन शायद जल्दी एडजर्न करना पड़ेगा, फाइनेंस बिल जो है उसको जल्दी पारित करा दो और सभी अपोजिशन से बात करो, ऐसे मत करो। जब मैंने सबसे बात हुआ है, सब ने एग्री किया है। मार्च में हमारे बहुत कम केस था, तब मोदी जी ने मुझे एक वाक्य कहा, वो ये था कि सिर्फ वैक्सीनेशन ही सोल्यूशन है। हाउ ही थिंक्स इन एडवांस प्लानिंग वो करते हैं, वो उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वालिटी मैंने जो देखा हूँ, इसमें देखा हूँ। ही प्लान्स एडवांस।
समावेशिता को मन में रखते हुए बजट की पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री खुद वित्त मंत्रालय और विभिन्न अर्थशास्त्रियों से समाज के अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और उन सलाहों का पालन करने के लिए भी कहते हैं। उन्होंने ये प्रस्ताव हमारे सामने रखा और कहा कि आप इसको इस तरह से सोच के करिए कि आप अपने बजट को 7 या 8 टॉपिक्स में डिवाइड करिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कर दीजिए, एजुकेशन एंड हेल्थ कर दीजिए, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स कर दीजिए, सोशल जस्टिस एंड पुअर कर दीजिए। इन विषयों में डिवाइड करिए और इनके स्टेक होल्डर्स बुलाइए। अब जब स्टेक होल्डर्स आप बुलाते हैं तो केवल आप इंडस्ट्री एसोसिएशंस को ही नहीं बुलाइए, फार्मर्स हैं तो कुछ फार्मर्स एसोसिएशन को, कुछ साधारण फार्मर्स को बुलाइए, कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, उनको बुलाइए, कुछ कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाती हैं या एग्रीकल्चर से लिंक्ड हैं, उनको बुलाइए। उनके साथ आधे दिन या पूरे दिन की चर्चा कीजिए। उस चर्चा में थोड़ी देर के लिए मैं भी शामिल होऊंगा, उस महकमे के मंत्री उसमें पूरी तरह से शामिल रहें और वित्त मंत्रालय के भी ऑफिसर उसमें शामिल रहे। क्योंकि मेरे सामने की बात है, मैं कह सकता हूं कि ये पूरी प्रधानमंत्री जी की सोच थी जिसकी वजह से इस तरह का बना। नरेंद्र मोदी ने बजट प्रक्रिया में कई सुधार भी किए। जैसे बजट प्रस्तुत करने की तिथि को 1 फरवरी किया गया ताकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सभी अनुमोदन हो सके। यह निर्णय सरकारी कार्यों को त्वरित और प्रभावी बनाने में मददगार साबित हुआ। बजट पहले 28 फरवरी को प्रेजेंट किया था और उसको लेके बहुत स्टेट्स ये शिकायत करते थे और मिनिस्ट्रीज के, हमारा जो फंड यूटिलाइजेशन है इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि बजट में आप अगले साल का अप्रूवल दे रहे हैं, वो क्योंकि अप्रूवल प्रोसेस मई तक चलता था तो हमारे फर्स्ट क्वार्टर की स्पेंडिंग नहीं होती थी एंड पीएम वाज कंसर्न अबाउट दिस। तो उसका एक सोल्यूशन जो निकाला वो ये कि आप बजट प्रेजेंटेशन 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी को कर दो, ताकि 31 मार्च से पहले पार्लियामेंट कैन अप्रूव द बजट। भगवत कराट कहते हैं कि बजट के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में प्रौद्योगिकी के विकास पर विशेष जोर दिया है। नरेंद्र मोदी ने बजट प्रस्तुत करने की ब्रिटिश काल से चली आ रही एक परंपरा को भी समाप्त करने का काम किया और इसे 1 या 2 फरवरी को प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त किया। हर एक बार जब बजट बनती थी तब स्टेक होल्डर की मीटिंग करने के बाद एक बजट की बुक बनती थी जो प्रधानमंत्री जी के सामने जाती थी। तो उसी वक्त कुछ 7-8 लोगों की प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग होती थी और हमें गरीबों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या करना है, युवाओं के लिए क्या करना है और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी कैसा मिले, हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा बजट कैसा मिले। तो हर सेक्टर का बजट के बारे में उनका ख्याल रहता था। नरेंद्र मोदी ने बजट प्रस्तुत करने की ब्रिटिश काल से चली आ रही एक परंपरा को भी समाप्त करने का काम किया और इसे 1 या 2 फरवरी को प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त किया। रेल बजट अलग होता था और जो मेन बजट होता था भारत का वो अलग होता था और बजट पारित करने की प्रक्रिया भी ऐसी होती थी कि मई हो गया या जून हो गया तब बजट पास हुआ और उसके बाद फिर जो भारत सरकार के मंत्रालयों को पैसा मिलना है वो मिला या फिर राज्यों को जो मिलना है वो मिला। तो हमने करीब करीब 12 महीने में से 3 महीने प्रक्रिया में इस तरीके से बिता दिए कि हम उन 3 महीनों में कोई काम नहीं कर पाए और वो जो बजट शाम को होता था क्योंकि हमको लंदन के टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करना था वो भी नहीं होगा, बजट सुबह होगा। 2014 से पहले हमें भी खुद लगता था कि कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन पैसा तो हमारे पास नहीं है। आज सिचुएशन ये है कि कोई भी आपको सरकारी मुलाजिम ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि साहब पैसे के अभाव में हम अच्छे आइडियाज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अशोक लवासा बजट में हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में कहते हैं कि बीते वर्षों में बजट में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिससे आम लोगों को इसे समझने में बहुत सहूलियत हुई।
जो बजट आया 2017-18 में, उसमें ये हुआ कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर होता था, पहले प्लान और नॉन प्लान होता था, लेकिन प्लान नॉन प्लान बड़ा इससे समझ में नहीं आता था कि प्लान के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी शामिल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी शामिल है। तो पहली मर्तबा ये हुआ कि आप क्लासिफिकेशन कैपिटल और रेवेन्यू करिए। सो इन वन ग्लांस पीपल कैन अंडरस्टैंड, द लेमैन कैन अंडरस्टैंड कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, जिससे उसका सरोकार है कि भाई सड़क बन रही है, डैम बन रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट बन रहे हैं या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और इट शोज दैट देयर इज अ बिजनेस माइंडसेट व्हिच makes things very clear, the way people can understand. नरेंद्र मोदी सरकार की सोच आम जन की सहूलियतों पर रही है, फिर चाहे वो आयकर रिटर्न दाखिल करने के मोर्चे पर ही क्यों न हो, जिसे काफी आसान बना दिया गया है। 2019 की बात है, तो उस समय में जब ये बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये आपका इनकम टैक्स का सिस्टम ये सरल क्यों नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि सर सरल तो चूंकि इतने सारे एग्जेम्पशंस हैं, सबके कंडीशंस हैं, तो ये तो सरल कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सरल तो ऐसा होना चाहिए कि अभी आपका इतना इनकम है और लोग खुद अपना कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दें कि इतना हमारा टैक्स बनता है, वो टैक्स दे दें, तो फिर ना कोई डिस्प्यूट होगा, ना कोई हरासमेंट होगा, ना कोई इतने सारे अपील में केसेस पेंडिंग है, ये सब होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि चॉइस दे दीजिए आप, तो है कि आप चाहें तो आप पुराने सिस्टम में रहें और आप सब एग्जेम्पशन लें, और दूसरा है कि आप एक कोई एग्जेम्पशन ना लें और लेकिन आपका टैक्स रेट कम हो जाएगा। ठीक है, टैक्स रेट कम हो जाएगा तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो ले लेगा। तो इस तरह का एक आइडिया आया और उसके बाद से फिर हम लोग 2020 के बजट में हम ले आए उसको हम लोग। तो अब नए सिस्टम में लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है और इसके कारण अब क्या हुआ कि हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो काफ़ी सरल हो गया है। अंत में यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बजट तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और लोगों की भलाई को हमेशा ध्यान में रखा गया, जिससे न सिर्फ सरकार को वित्तीय योजनाएं सुदृढ़ करने में मदद मिली, बल्कि आम जनता के लिए भी इसका सीधा असर पड़ा।